नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका करंट अफेयर इश्यूज़ में। आज हमारा इस करंट अफेयर इश्यूज़ का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और उसके साथ देखेंगे हम लोग एनजीटी के बारे में, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में भी। हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में विशाखापत्तनम में एक गैस लीक हुई थी, जिसे वाईजैग गैस लीक भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसमें कम से कम 11 लोग तो मारे ही गए थे, बाकी कम से कम 4-5 हज़ार लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। तो उसी गैस केस में, इसी विशाखापत्तनम गैस ट्रेजेडी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिस फैक्ट्री में ये हुआ था उसका नाम था एलजी पॉलीमर्स। ये एक्चुअल में एलजी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है, उसी की एक सब्सिडरी कंपनी थी, सहायक कंपनी। तो इसे एलजी पॉलीमर्स इंडिया बोलते हैं इस कंपनी को। इसी एलजी पॉलीमर्स इंडिया कंपनी में स्टायरीन गैस का रिसाव हो गया था। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें एनजीटी ने एलजी पॉलीमर्स को प्राइमा फेसी लायबल मानते हुए, यानी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी मानते हुए, उस पर 50 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। ऐसा उसने एनजीटी ने जिस कानून या जिस सिद्धांत के तहत किया है उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और इसीलिए ये न्यूज़ चर्चा में आई है, क्योंकि एनजीटी ने जुर्माना लगा दिया वो तो ठीक है, लेकिन जिस प्रिंसिपल को यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को उसने लागू किया है, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यर्थ करार दिया था। कहा कि इसका इंडिया में कोई रोल नहीं है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है कुल मिलाकर के कुछ सीमित उत्तरदायित्व, जबकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब होता है निरपेक्ष उत्तरदायित्व। यानी जैसे आपने कोई काम किया, आपकी गलती हो गई, उसमें एक्चुअल में आपकी गलती नहीं थी, आपकी बिना मर्जी के हो गया, वो गलती से हो गया आपसे, तो ऐसी स्थिति में आप पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस लग सकता है। स्ट्रिक्ट जब आपका केस की सुनवाई होगी तो आपसे कहा जाएगा कि भाई इसका कुछ दोष नहीं है, वो गलती से हो गया था, तो इस पर कुछ चलो कम जुर्माना लगाते हैं। तब आपको अगर जुर्माना कम लगता है तो इसका मतलब है कि वो आपके पक्ष में निर्णय दे रहे हैं और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे गलती हुई है, चाहे वो जानते हुए हुई हो चाहे वो अनजान में हुई हो, लेकिन वो पूरी तरीके से आपको ही उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। कौन? जो निर्णय सुना रहे हैं। तो एनजीटी ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत बताया कि हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अपनाते हुए इस एलजी पॉलीमर्स पर 50 करोड़ का जुर्माना ठोक रहे हैं, क्योंकि हमको पहले तो यही हमको उत्तरदायी लगता है कि हाँ इसी की वजह से सब काम हुए हैं। विशाखापत्तनम यानी वाईजैग में जो गैस लीक हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था। और जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को 1986 में ही भारत में रद्द मान लिया गया, और एनजीटी ने इसके तहत ये निर्णय सुनाया है, यह जुर्माना लगाया है वाईजैग गैस लीक में। तो सवाल इसलिए यहाँ उठता है कि ऐसा किया क्यों एनजीटी ने। ठीक है, तो विवाद की विषय क्या है? विवाद का विषय यही है कि एनजीटी को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बजाय एब्सोल्यूट लायबिलिटी टर्म का प्रयोग करना चाहिए था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का नहीं। तुमने 50 करोड़ का जुर्माना लगा दिया वो अलग बात है, लेकिन आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी शब्द का यूज़ ना करके एब्सोल्यूट लायबिलिटी का यूज़ करते तो ज़्यादा बेटर रहता है। वकील यही कहने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए एनजीटी आलोचनाओं के घेरे में आ गया है। ठीक है, अब एक्चुअल में देखते हैं कि प्रिंसिपल और जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ये उभरा कहाँ से, इसका उद्भव कहाँ से हुआ इस सिद्धांत का, जिसे हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या सीमित उत्तरदायित्व वाला सिद्धांत समझते हैं। वो हुआ क्या था? एक्चुअल में एक ब्रिटेन में एक केस हुआ था 1868 में, और उस केस का नाम है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस। ठीक है, ये 1868 यानी 1868 में रायलैंड और फ्लेचर के बीच में एक केस हुआ था, उसी में ये सिद्धांत निकल के आया था। हुआ क्या था इसमें, रायलैंड एक टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर था, यानी एक कपड़े का उद्योग चलाने वाला व्यापारी उद्योगपति था। उसने क्या किया था कि अपनी ज़मीन पर, उसकी ज़मीन थी ब्रिटेन का, जो इंग्लैंड का जो कोयला प्रधान क्षेत्र है, इंग्लैंड का कोयला प्रधान क्षेत्र लंकाशायर है। ठीक है, लंकाशायर में काफ़ी कोयला मिलता है। इस कोयले प्रधान क्षेत्र में उसने ज़मीन ली थी, और इस ज़मीन पर अपनी फैक्ट्री के लिए वह एक वाटर सप्लाई के लिए टैंक बना रहा था।
इसके लिए क्या किया उसने, टैंक बनाने के लिए एक कुछ इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रैक्टर थे, यानी जो स्वतंत्र ठेकेदार थे, उनको दे दिया ये। उसने ये किराए पे ले लिया वो ठेकेदार, या उनको ठेके पे दे दिया, और उन्होंने उसको बनाया। और बनाते समय उसने कोई भी भूमिका उस टैंक में नहीं निभाई, यानी जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे सिर्फ उन्हीं ने बना दिया। जब वहाँ पाउंड या जो तालाब था वो बनाया जा रहा था उसकी ज़मीन पर, रायलैंड की ज़मीन पर, तब ये पता चला था इंजीनियर को कि एक कोई अंदर ही अंदर एक साफ्ट है, मतलब एक कोई पतला सा रास्ता है, ठीक है, जो कहाँ जुड़ता है, जो एक कोल माइन में जाके जुड़ता है। जैसे मान लो कि ये उसकी रायलैंड की ज़मीन हो, यहाँ तालाब बनाया जा रहा है, लेकिन जहाँ ये तालाब बन रहा था वहाँ से एक पतला सा साफ्ट था जो एक कोयले की खान में जाकर के जुड़ता था, अंदर ही अंदर एक पासेस था। तो इंजीनियर को पता तो चल गया था, लेकिन इंजीनियर्स जो कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर थे, उन्होंने इसको ब्लॉक नहीं किया था। तो बाद में क्या हुआ, जैसे उस तालाब में पानी भरा और वो तालाब का पानी भरा, तो तालाब का पानी क्या हुआ था, जैसे तालाब ये था तो इस तालाब में पानी भरा था, तो इस तालाब का पानी तालाब बस्ट कर गया और नीचे होके साफ्ट के नीचे होकर के जिस खान से ये साफ्ट जुड़ी हुई थी उस खान तक पहुंच गया। और जिस खान से ये साफ्ट जुड़ा हुआ था वो खान थी थॉमस फ्लेचर की, यानी ये रायलैंड की ज़मीन है और ये खान थी थॉमस फ्लेचर की। इस रायलैंड ज़मीन पर तालाब बनाया गया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, बनवाया रायलैंड नहीं था, लेकिन ये थॉमस फ्लेचर की खान से जुड़ा हुआ था। और इस ब्लॉक को इंजीनियर ने बंद भी नहीं किया था, लेकिन जैसे इस तालाब में पानी भरा, ये तालाब नीचे से बस्ट कर गया और पानी चला गया इस थॉमस फ्लेचर की खान पे। अब क्या हुआ कि दिसंबर 1860 में ये घटना हुई थी, तो उससे क्या हुआ था कि थॉमस फ्लेचर को उस ज़माने में 937 पाउंड का नुकसान हुआ था। यानी 1860 में 937 पाउंड कितने होंगे, यानी काफ़ी थे, कम से कम आज के लगभग अप्रॉक्सीमेट जोड़ें तो 88,000 पाउंड बताए जा रहे हैं। तो काफ़ी नुकसान हुआ था उस फ्लेचर को। अब क्या हुआ कि फ्लेचर ने, जब इतना नुकसान हुआ तो फ्लेचर ने एक लोअर कोर्ट में इस रायलैंड के ख़िलाफ़ एक केस दायर कर दिया और कहा कि ये रायलैंड की नेग्लिजेंस है, यानी रायलैंड की लापरवाही की वजह से हुआ है मेरे को नुकसान जो हुआ है, इसलिए रायलैंड को मुझे क्षतिपूर्ति देनी चाहिए, यानी रायलैंड मुझे पैसे दे क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है। तो हुआ क्या था, यानी फ्लेचर ने तो केस दाखिल किया रायलैंड के ख़िलाफ़, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यह किया गया था, लोअर कोर्ट ने ये जो निर्णय था वो रायलैंड के पक्ष में दे दिया और कहा कि रायलैंड को कुछ पता ही नहीं था, रायलैंड की कोई गलती ही नहीं है, तो रायलैंड को नुकसान क्यों उठाना पड़े। आपको हो गया वो अलग बात है, वो बदकिस्मती से आपका हो गया, लेकिन उसमें रायलैंड का कोई दोष नहीं है। तो लोअर कोर्ट ने ऐसा कह दिया। अब फ्लेचर बड़ा परेशान, तो फ्लेचर थोड़ा और ऊपर वाले कोर्ट में गया, जिस समय से हम कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चैम्बर बोलते थे उस समय, ब्रिटेन की बात चल रही है। तो लोअर कोर्ट का निर्णय के खिलाफ अपील उस फ्लेचर ने कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चैम्बर में कर दी। इस एक्सचेकर चैम्बर में अपील करने के बाद इसके जज ने क्या सुनाया, इस जज ने फैसला फिर फ्लेचर के पक्ष में सुनाया और जिस सिद्धांत को लागू करते हुए सुनाया था वो सिद्धांत था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल। यानी यहीं इस कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चैम्बर ने निचले कोर्ट के खिलाफ के निर्णय को पलटते हुए फ्लेचर के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि भाई रायलैंड की ज़मीन पे था वो तालाब, तो गलती भले ही रायलैंड की नहीं है, लेकिन नुकसान तो फ्लेचर को हुआ है ना, तो इसकी भरपाई रायलैंड को फ्लेचर को लिए ज़रूर करनी चाहिए। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि चलो मान लेते हैं कि हम रायलैंड को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस बिल्कुल ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जितना जिम्मेदार ठहराए हैं सीमित मात्रा में ही जिम्मेदार ठहराए, लेकिन ठहराएंगे ज़रूर, क्योंकि उसकी वजह से फ्लेचर को नुकसान हुआ है। यानी कुल मिलाकर के स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि चलो मान लेते हैं कि तुम पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम जिम्मेदार हो। तो ये कहता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत, ठीक है। यानी जैसा उस जज ने केस में कहा था, अगर सेम टू सेम बात करें तो द पर्सन
for purposes of his own, brings on his land and collect and keeps there anything likely to do mischief if it escapes। वो क्या कहता है, वो जज उस समय क्या कहता है, जज की एक लाइन टू लाइन है ये, वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने उद्देश्य के लिए कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए अपनी ज़मीन पर कुछ लेके आता है या कुछ कलेक्ट करता है, कुछ ऐसा कलेक्ट करके करता है जो अगर उसमें से निकल गया या वो लीक हो गया तो उससे एक मिसचीफ कमिट हो सकती है, यानी उससे एक गलती हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने वो कलेक्ट किया है, जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है यानी जो ऑनर है, उसको भी ये खतरा उठाना चाहिए, उसको भी इस खतरे में शामिल करना चाहिए। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइमा फेसी आंसरेबल है, यानी वो कहता है कि नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो समझ लो कि वो प्रथम दृष्टया वही उत्तरदायी है, क्योंकि उसकी ज़मीन से ऐसा हुआ है। वो अगर उनको एकत्रित नहीं करता, अपनी ज़मीन पर रखता ही नहीं, तो और वो वहाँ से एस्केप नहीं रखता तो वहाँ से एस्केप भी नहीं होते। एस्केप माने होता है लीक हो जाना, बच निकलना, तो लीक नहीं होते तो गलती भी नहीं होती, नुकसान भी नहीं होता। तो जिम्मेदार कौन हुआ? फाइनली वही हुआ ना जिसने वो उसको इकट्ठा किया था या सामान को अपनी ज़मीन पे लेके आया था, ठीक है। और वो उस डैमेज जो हुआ है उस पदार्थ के निकलने की वजह से, उस डैमेज के लिए प्राइमा फेसी आंसरेबल कौन है? वही व्यक्ति होगा जिसने अपनी ज़मीन पर ऐसा करवाया है, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक परिणाम था ऐसे पदार्थ का कि यदि वो निकलेगा तो नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। इसका मतलब है कि कोई ख़तरनाक चीज़ अगर आपने स्टोर करके रखी है और वो आपकी गलती से नहीं बल्कि अकस्मात वो कैसे लीक हो जाती है, फिर भी आपको उत्तरदायी ठहराया जाएगा, पूरा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर ठहराया जाएगा। ये कहता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत तब लागू होता है कुल मिलाकर के जब कोई एक ऐसा क्राइम कमिट किया हो या मिसचीफ कमिट हुई हो या ऐसी कोई गलती हुई हो आपसे, जब आपकी मना स्थिति कुछ भी रही हो, आपका इंटेंट उद्देश्य कुछ भी रहा हो, आप सोच रहे हो कि मैं भले के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आप भले ही पागल क्यों ना हो, यानी या आपको बहुत अच्छे माइंड में क्यों ना हो, लेकिन यदि आपसे गलती हुई है तो आपको देखो हर्जाना देना पड़ेगा, पूरा नहीं तो कुछ देना पड़ेगा। यहाँ होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें कि अगर और दूसरे अर्थों में बात करें तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल के अंतर्गत ये प्रिंसिपल यह बताता है कि जिस पार्टी के तरफ से जो गलती हुई है वो पूरी तरह लायबल तो नहीं है पे करने के लिए, पूरी तरह लायबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो उसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो एन एक्ट ऑफ गॉड हो या कोई स्ट्रेंजर काम हो, यानी कभी कभी बोलते हैं पता ही नहीं भगवान की नज़र टेढ़ी हो गई, तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे पूरा हर्जाना देना नहीं होता है, बल्कि उसको कुछ ही हर्जाना देना होता है, यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है। इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में केस कुछ पलट दिया गया। इंडिया में क्या हुआ था, 2 से 3 दिसंबर को, यानी 2 से 3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। तो उस स्थिति में क्या था, इंडिया के पास ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं था जिससे कि इस मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL जो फैक्ट्री थी, इसी फैक्ट्री से गैस लीक हुई थी। तो इस फैक्ट्री के मालिक को दंडित करने के लिए इंडिया के पास ऐसा कोई चांस नहीं था, कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं था। तो फिर बाद में क्या हुआ, एक ऐसा ही ओलियम गैस लीक हुआ दिल्ली में, और उसमें MC मेहता ने सरकार के खिलाफ, यानी इस केस में दूसरा पक्ष था यूनियन यानी भारत सरकार। तो इस MC में ये 1986 में आया था ये केस। इस केस की सुनवाई कर रहे थे, एक पूरी बेंच कर रही थी। उस बेंच को जो हेड थे उस समय एक मुख्य न्यायाधीश थे जिसका नाम है PN भगवती। तो PN भगवती ने इस MC मेहता केस की सुनवाई की थी और उन्होंने कहा कि इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जो थ्योरी है, इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की थ्योरी को इंडिया में अप्लाई हम नहीं कर सकते, विशेषकर के जहाँ एक उभरती हुई इकोनॉमी हो और जहाँ बहुत सारे खतरनाक उद्योग हों। तो इसका मतलब तो ये है कि जब भी कोई खतरनाक रसायन का रिसाव होगा तो उससे नागरिक मारे जाएंगे और फैक्ट्री वालों पर कोई जुर्माना उतना लग नहीं पाएगा, तो वो उतना प्रोटेक्शन भी नहीं देंगे।
इसका मतलब है कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे इंडिया में लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि इंडिया में हम लोग को नया कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो ब्रिटेन में जन्मा था, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला जो केस है, जो सिद्धांत है, वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से पैदा हुआ है। और इसे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन केस में इवॉल्व किया था या डेवलप किया था, जिस बेंच को कौन हेड कर रहे थे? चीफ जस्टिस PN भगवती। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटेन में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ही कोई सिद्धांत नहीं बनाएंगे, हम ब्रिटेन को फॉलो थोड़ी करेंगे। वहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू हुआ था, वो अलग बात है, लेकिन ऐसी हजारों फैक्ट्री अगर हैं और वहाँ से कोई रिसाव हो रहा है तो हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कह कर के उस कंपनी को पूरी तरह छोड़ थोड़ी सकते हैं। हमें उनको एब्सोल्यूट लायबल ठहराना चाहिए कि पूरी तरह तुम ही उत्तरदायी हो, क्योंकि फैक्ट्री तुम्हारी थी। क्योंकि एक्चुअल में ऐसा किया क्यों गया? किया इसलिए गया क्योंकि जब इंडिया की इकोनॉमी है और इंडस्ट्री लगातार बढ़ेंगी तो कुछ हजार्डस इंडस्ट्री होंगी, खतरनाक उद्योग होंगे, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों के जो अधिकार होंगे, सिटीजन जो राइट होंगे, वो पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोई भी गैस का रिसाव हुआ, खतरनाक पदार्थ रिलीज हुआ, कंपनी पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लागू करेंगे तो कंपनी कुछ ही कंपेंसेशन देगी, पूरा कंपेंसेशन देगी नहीं, वो तो कह देगी भाई मुझे पता ही नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने क्या कहा गया, ऐसे MC मेहता वर्सेस यूनियन केस में कहा गया था कि नहीं हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला लागू नहीं करेंगे, हम तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला केस लागू करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस लागू होता है, ना कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। अब NGT ने क्या किया है? NGT ने 50 करोड़ का जुर्माना लगाया, ठीक है, लेकिन जिस सिद्धांत का हवाला दिया है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का दिया है। अब ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सिद्धांत इंडिया में लागू ही नहीं है। इंडिया में जो फॉलो किया जाता है ऐसे खतरनाक रिसावों के दौरान जो सिद्धांत फॉलो किया जाता है वो होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी उस फैक्ट्री को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना। तो ये नहीं किया है। अब वकील लोग यही कह रहे हैं, बड़े बड़े जो विधि के जानकार हैं, कि NGT ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों किया है। तो इसीलिए NGT आलोचनाओं के घेरे में आ गया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या कहता है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी में है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि कोई भी कंपनी जो कोई ख़तरनाक उद्योग में लगी हुई है, यानी हजार्डस इंडस्ट्री में लगी हुई है, वो ये नहीं कह सकती कि हमसे हो गया, हमसे पता नहीं ये कैसे हो गया, ये हमारी संज्ञान में नहीं था, ये हमारी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से उससे जैसे वो बोल दी थी हमको पता ही नहीं था, हमारी लापरवाही नहीं थी, ये अकस्मात हो गया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, तो उससे कुछ छूट मिलती थी, छूट के लिए वो क्लेम करती थी वो कंपनी, जिससे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू हो। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में वो किसी भी प्रकार की छूट नहीं ले सकती, कोर्ट उसे किसी प्रकार की छूट नहीं दे सकता कि तुम रो जा करके वहाँ जाकर रोने लगो कि नहीं मेरी गलती नहीं है, ये ऐसे हो गया वैसे हो, कुछ नहीं। अगर तुम हजार्डस इंडस्ट्री में तुम्हारी कंपनी काम करती है और कोई मिसचीफ हुआ है, कोई गलती हुई है, तो आप ही पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हो, आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला है, आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। इसका मतलब ये है कि आवश्यक रूप से उस कंपनी को, यानी जो हजार्डस इंडस्ट्री में लगी हुई है, खतरनाक उद्योग में लगी हुई है, आवश्यक रूप से उस कंपनी को कंपनसेशन पे करना होगा, यानी क्षतिपूर्ति पे करनी होगी, चाहे तो वो डिजास्टर या मिसचीफ उसकी लापरवाही से हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन आपकी फैक्ट्री से हुई है, बस इतना ही बहुत है, तुमको सारा का सारा पे करना पड़ेगा। ठीक है। और हजार्डस इंडस्ट्री में अगर कोई इंटरप्राइजेस लगा हुआ है या कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी लगी हुई है, तो उसके ऊपर एब्सोल्यूट प्लस नॉन डेलीगेबल लायबिलिटी लगती है। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष, और नॉन डेलीगेबल का मतलब कोई बातचीत करके हम उसे कम नहीं कर सकते, यानी सौदेबाजी वाली नहीं बात होगी। डेलीगेबल मतलब होता है सौदेबाजी योग्य, लेकिन नॉन डेलीगेबल का मतलब होता है गैर सौदेबाजी। जैसे दुकान पे लिखा रहता है ना फिक्स रेट, इसका मतलब वो नॉन डेलीगेबल लिखा हुआ है एक्चुअल में, क्योंकि वहाँ तुम जाके सौदेबाजी नहीं करो, जो फिक्स है ये उतने पे दो। तो इसमें बता दिया गया है कि एब्सोल्यूट है, सारा क्षतिपूर्ति तुमको देनी पड़ेगी, और नॉन डेलीगेबल है, यानी इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती। और ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के अनुरूप भी है, क्योंकि संविधान का 21 आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 कहता है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो आपको जीवन का अधिकार में ये भी अधिकार शामिल है
कि आप स्वच्छ पर्यावरण में रहो, आपको कोई खतरा ना हो, ये भी मौलिक अधिकार घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत। तो ये इसके अनुकूल है, जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इस आर्टिकल 21 के अनुकूल नहीं था। इसलिए इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो होता है, और पता नहीं एनजीटी ने कैसे सुना दिया, ठीक है। जबकि एनजीटी का जो एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 है, यानी एनजीटी एक्ट 2010 है, उसमें ये स्पष्टली बताया गया है कि एनजीटी जब भी कोई निर्णय सुनाएगा तो नो फॉल्ट प्रिंसिपल वाला सिद्धांत लागू करेगा या फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला सिद्धांत लागू करेगा, ठीक है। नहीं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब उससे पूरा पे करना पड़ेगा जिसके यहाँ से कुछ मामला गलत हुआ है, या फिर नो फॉल्ट प्रिंसिपल मतलब भले ही आपकी गलती नहीं है लेकिन फिर भी आपको हर्जाना देना है। हम मानते हैं तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन चूंकि आपसे हुआ है इसलिए नो फॉल्ट प्रिंसिपल, यानी बिना गलती के भी प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई आपको हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को नुकसान हुआ है। आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी एनजीटी निर्णय देता है तो दो सिद्धांतों को जरूर ध्यान में रखता है, क्या कि एक तो एब्सोल्यूट और एक नॉन फॉल्ट लायबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि कोई हजार्डुअस इंडस्ट्री में यानी खतरनाक उद्योग में यदि कोई कंपनी लगी हुई है और वहाँ से कोई भी एक्सीडेंटली कोई डिजास्टर आ जाती है या कोई गलती हो जाती है उससे, तो कंपनी ये नहीं कह सकती कि भाई ये मेरी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ है, मेरी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ है, ये पता नहीं कैसे हो गया है। चाहे कंपनी कुछ भी कहती रहे, कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग एनजीटी के बारे में। भारत में क्या हुआ था कि 1986 के बाद विशेषकर 1970 और पहले ही बात करें तो 1972 में जब क्या हुआ कि जब WPA लाया गया, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लेके आया गया था 1972 में, और फिर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। फिर 1974 में भी एक वाटर प्रदूषण का अधिनियम आया था, वाटर पॉल्यूशन एक्ट आया था। फिर 1981 में भी आया था एक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया था, ठीक है, यानी वायु प्रदूषण अधिनियम आया था। फिर 1986 में भी आया था एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट ECA, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। जब बहुत सारे जब ऐसे एक्ट आ गए तो अब क्या हुआ कि इन एक्ट के तहत, इन कानूनों के तहत, पहले तो पर्यावरण संबंधित कानून ही नहीं थे। अब इन कानूनों के तहत क्या हुआ, अब इन कानूनों के तहत पर्यावरण से संबंधित केस आने लगे कोर्ट्स में, न्यायालयों में इन संबंधित केस आने लगे। अब न्यायालयों के पास, न्यायाधीश के पास लॉ की जानकारी होती है, पर्यावरण से संबंधित उसके पास टेक्निकल जानकारी थोड़ी होती है। तो उससे क्या होता था कि इस पर्यावरण से संबंधित जो भी कोई केस होता था तो उसको कोर्ट ठीक से नहीं सुन पाता था, उससे दिक्कत होती थी। इसलिए ज़रूरी था कि एक अलग से पर्यावरण के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाए। इसलिए 2010 में, स्पेशली जून 2010 में, 2 जून 2010 को एनजीटी एक्ट को लागू किया गया, और इस एनजीटी एक्ट के तहत ही 2010 में ही इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया, ठीक है। इसका मतलब है कि यह एक कैसी बॉडी है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, या स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्यों? एक विधिक निकाय है। क्यों विधिक निकाय है? क्योंकि इसे NGTA 2010 के तहत, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत स्थापित किया गया है, यानी पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत स्थापित किया गया, इसलिए स्टैच्यूटरी बॉडी है। और क्या बात है, और स्थिति ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार ने क्यों स्थापित किया था? क्योंकि केस की संख्या बढ़ रही थी। दूसरी बात ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी बात की रिकमेंडेशन दी थी कि देखो, पर्यावरण के लिए ज़रूरी है कि एक अलग से आप ट्रिब्यूनल बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है। लॉ कमीशन ने भी ऐसा अपनी रिपोर्ट में कहा था, और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी कमिटमेंट इंडिया ने ऐसे की थी कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छा कानून बनाएंगे, उसको लागू करने का प्रभावी तरीका स्थापित करेंगे, एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बनाएंगे, यानी प्रभावी करने का एक यंत्र बनाएंगे जिससे कि लागू हो पाए ठीक से कानून। तो इसलिए भी ज़रूरी था कि इस एनजीटी की स्थापना की जा सके। अब इस एनजीटी का कार्य क्या है? एनजीटी के मुख्य रूप से कार्य तो बहुत हैं वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन 2 काम हैं स्पेशली। कौन कौन से? कि यदि कोई केस ऐसा है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और अन्य किसी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है,
तो इनसे संबंधित केसों में यदि किसी को कोई विक्टिम है, यदि कोई पीड़ित हुआ है ऐसी स्थिति में पर्यावरण से संबंधित मुद्दे में, तो उसको इफ़ेक्टिव और एक्सपीडिशियस यानी कि तीव्र रेमेडी उपलब्ध, यानी प्रभावी और तीव्र उपचार उसको उपलब्ध कराया जाए, पर्यावरण संबंधित उस केस को सुना जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई वन काट दिए और वन काटने से किसी के वहाँ अब जानवर आने लगे, घरों की तरफ जानवर आने लगे, तो इससे क्या होगा कि बगल वाले गांव वालों ने शिकायत कर दी एनजीटी में जाके। तो फिर इस बगल वाले गांव वाले जब एनजीटी में शिकायत कर देंगे तो जिसने ये काटा है, जंगल काटा है, एनजीटी उसको उत्तरदायी ठहराएगा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, हर्जाना भरो या कुछ भी करो। ठीक है, और एनवायरनमेंट से संबंधित कोई लीगल राइट है, यानी कोई कानूनी अधिकार है, तो उसको भी एनजीटी लागू करवाता है। यानी एनजीटी के दो काम हैं मुख्य रूप से, एक तो कोई अगर लीगल राइट एनवायरनमेंट से संबंधित उसको लागू करवाना, और दूसरा पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कोई केस आया है तो उसमें इफेक्टिव एवं एक्सपीडिशियस रेमेडी उपलब्ध कराना, यानी प्रभावी एवं तीव्र उपचार उपलब्ध कराना। और एक बात और क्या है नोट करने वाली, ध्यान देने वाली ये है कि इस ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन होते हैं या ऑर्डर होते हैं वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, आपको मानना ही पड़ेगा। और इस ट्रिब्यूनल के पास एक और पावर होती है, वो पावर क्या है कि यदि कोई पीड़ित है, यदि उसको कोई नुकसान हुआ है पीड़ित को, या उसको कोई डैमेज हुआ है, ठीक है, तो उसको वो रिलीफ प्रदान कर सकता है एनजीटी। कैसे? कंपेंसेशन के फॉर्म में इस कंपेंसेशन दे सकता है। यानी किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो एनजीटी ये कह सकता है कि जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, इसको नुकसान हुआ है और बी नाम के व्यक्ति की वजह से हुआ है, तो एनजीटी इस बी से कह सकता है कि तुम ए को कंपेंसेशन दो। ठीक है, यानी इसके पास रिलीफ देने, ग्रांट रिलीफ देने की भी पावर है, जिससे कि ए को क्षतिपूर्ति मिल पाए। अब ये ट्रिब्यूनल बनता कैसे है, ट्रिब्यूनल की बेंच कहाँ कहाँ है, कौन कौन होता है इस ट्रिब्यूनल में, ये देखते हैं। इस ट्रिब्यूनल की 5 बेंच हैं। कहाँ कहाँ हैं? एक तो नॉर्थ जोन में है, नॉर्थ जोन में ही इसकी हेड ब्रांच है। 5 ब्रांच हैं इसकी, 5 जगह हैं, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट जोन। यानी इसने 5 क्षेत्रों में अपने जोन्स को 5 क्षेत्रों में जो अपनी जोन्स को बांट रखा है या अपने अधिकार को बांट रखा है। ठीक है, जिनमें से एक नॉर्थ जोन है, और इसी नॉर्थ जोन में नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, नॉर्थ जोन का जो सेंटर है, बेंच कहाँ लगती है? दिल्ली में लगती है, और वही दिल्ली बेंच इसकी मुख्य बेंच भी है, यानी प्रिंसिपल बेंच भी है। बाकी जो 4 बेंच जहाँ लगती हैं, तो इनमें से जो सेंट्रल जोन की बेंच है वो भोपाल में है, और ईस्ट जोन की है वो कलकत्ता में है, और जो साउथ जोन की है वो चेन्नई में है, और वेस्ट जोन की पुणे में है, यानी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये इसकी 5 जगह बेंच हैं। दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच होती है। अब इसके चेयरपर्सन मेंबर कितने होते हैं? देखो, तो एक इसमें चेयरपर्सन होता है जनरली। कौन होता है? एक चेयरपर्सन होता है, प्लस इसके पास मेंबर होते हैं। मेंबर 2 तरीके के होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होते हैं, यानी जो जज होते हैं एक्चुअल में, जुडिशियल मेंबर, और कुछ जो होते हैं वो एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, यानी पर्यावरण से संबंधित वो एक्सपर्ट होते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, यानी मेंबर इसके पास 2 तरीके के होते हैं। अब देखते हैं चेयरपर्सन के बारे में। जो ट्रिब्यूनल का जो हेड होता है वो चेयरपर्सन ही होता है, और ये चेयरपर्सन कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज कोई भी हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज होना चाहिए, वो इसका चेयरपर्सन बन सकता है। ठीक है, और इसके पास 2 तरीके के मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर। जुडिशियल मेंबर्स की संख्या न्यूनतम 10 होगी, यानी एटलीस्ट 10 होनी चाहिए, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होती। ठीक वैसे ही एक्सपर्ट मेंबर्स की संख्या न्यूनतम 10 रहेगी, लेकिन एक्सपर्ट मेंबर की संख्या 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो जुडिशियल मेंबर होता है वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ध्यान रखें, जो चेयरपर्सन होता था वो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज बन सकता था, जबकि जो जुडिशियल मेंबर है इसका वो हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज ही बन सकता है। ठीक, और जो एक्सपर्ट मेंबर होते हैं इसके वही लोग एक्सपर्ट मेंबर के रूप में नियुक्त हो सकते हैं
जिनके पास प्रोफेशनल यानी क्वालिफिकेशन हो, व्यावसायिक योग्यता हो और लगभग एनवायरनमेंट के फील्ड में उनको 15 साल का एक्सपीरियंस भी हो, उन्हीं को एक्सपर्ट मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। अब कोई व्यक्ति केस कैसे फाइल कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति, आपको वकील करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इसकी साइट पर जाकर के केस फाइल कर सकते हो या इसकी किसी बेंच में जाकर केस फाइल कर सकते हो। यदि कोई भी मामला उस मैटर से संबंधित हो, यानी उस चीज़ से संबंधित हो जो एनजीटी एक्ट यानी एनजीटी एक्ट 2010 की शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो शेड्यूल फर्स्ट में इसके ये कानून दिए गए हैं या ये अधिनियम दिए गए हैं, ये सारे के सारे। और इन सारे के सारे अधिनियम संबंधित कोई मामला अगर उठता है, कोई केस पैदा होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो उससे संबंधित है वो एनजीटी में जा सकता है। ध्यान रखें, सिर्फ इन्हीं कानूनों के तहत केस उठता है तभी आप जा सकते हो एनजीटी में, अदरवाइज़ आप किसी अन्य कानून के तहत एनजीटी में नहीं जा सकते। तो ये कौन कौन से कानून हैं? ये कानून इसकी शेड्यूल फर्स्ट में बताए गए हैं कौन कौन से हैं। पहला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, यानी जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1974। ठीक है। ऐसे ही फिर एक सेस एक्ट लगाया गया था वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर के 1977 में। ठीक है। तो ये सवाल तो खैर नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये एक्ट की ईयर ही पूछ ली जाती है कि ये कब आया था। तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था। फिर ऐसे ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, यानी वन संरक्षण अधिनियम। फिर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन यानी ऐसे ही वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 में आया था। ये भी पूछा जाता है, ये ईयर भी पूछी गई है एक बार। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी पूछा गया है। द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 भी। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये भी। तो इन कानूनों के तहत यदि कोई केस आता है तो एनजीटी में आप केस फाइल कर सकते हो और एनजीटी उस केस की सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इतने सारे प्रमुख एक्ट इसमें शामिल हैं, लेकिन जो सबसे पहले एक्ट एनवायरनमेंट से संबंधित है इंडिया में वो है वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये इस लिस्ट में शामिल नहीं है। यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से संबंधित कोई मामला उठता है तो आप एनजीटी में नहीं जा सकते, अब भी आपको किसी अन्य कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। लेकिन आप एनजीटी नहीं जा सकते डब्ल्यूपीए के लिए, डब्ल्यूपीए से संबंधित कोई मामला है तो ये बात ध्यान रखें। ऐसे एक्सेप्शन यूपीएससी बहुत पूछता है। और अगली एक बात ध्यान रखने वाली और ये भी है कि ट्रिब्यूनल का जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ सिविल केसेस में ही है और उनमें ही जिनमें पर्यावरण से संबंधित या कोई विधि से संबंधित कोई मामला निहित हो, यानी पर्यावरण से संबंधित और पर्यावरण की विधि से संबंधित कोई मामला निहित हो, ऐसा सिविल केस ही की सुनवाई कर सकता है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कोई अगर बाई चांस क्रिमिनल केस आ गया है, यानी आपराधिक किस्म का केस आ गया है, तो क्रिमिनल केस की सुनवाई नहीं करता है, सिर्फ सिविल केस की सुनवाई कर सकता है। इसके साथ क्या है, और यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने एनजीटी में नहीं आया था पहले, वो किसी इन्हीं का जो कानून ऊपर बताए गए हैं उन्हीं के केस को लेकर के किसी अन्य कोर्ट में चला गया था, तो बाई चांस किसी लोअर कोर्ट ने जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया था उसके खिलाफ अगर वो किया है, विरोध में निर्णय दे दिया है, उसके विरुद्ध निर्णय दिया है, तो वो व्यक्ति फिर अपील भी कर सकता है एनजीटी में जाकर के उन अपीलेट अथॉरिटी के। बेसिक बात ध्यान रखें, लोअर कोर्ट नहीं बोल सकते वैसे हम उसे बोलते हैं अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है। यानी पर्यावरण से संबंधित आपने किसी अपीलेट अथॉरिटी में आपने केस फाइल किया था और उस अपीलेट अथॉरिटी ने आपके खिलाफ दे दिया, तो आप एनजीटी में जाकर के इसके निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल कर सकते हो, जिससे कि आपके निर्णय की सुनवाई की जा सकती है। ध्यान रखें, यानी एनजीटी में अपीलेट अथॉरिटी के खिलाफ आप अपील भी कर सकते हो और आप सिर्फ सिविल केसेस की ही सुनवाई वो एनजीटी कर सकता है। क्रिमिनल केस से संबंधित कोई मामला होगा तो फिर उसे कोई अन्य कोर्ट ही सुनेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, एनजीटी नहीं सुनेगा। और डब्ल्यूपीए एक्ट के तहत आने वाले भी नहीं सुने जाएंगे। ठीक है।
अब बात करते हैं कि क्या इस एनजीटी के डिसीजन बाइंडिंग ट्रिब्यूनल के डिसीजन फाइनल होते हैं। तो यस, वैसे तो फाइनल होते हैं, लेकिन ये अपने डिसीजन को खुद ही रिव्यू कर सकता है, लेकिन ये खुद ही अपने डिसीजन को रिव्यू नहीं कर पाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में आप इसके डिसीजन के खिलाफ अपील कर सकते हो, वो भी 90 दिनों के भीतर। यानी वैसे तो फाइनली समझा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप इसके यहाँ अपील कर सकते हो, तो इस दृष्टि से फाइनल नहीं होगा। ठीक है, वैसे इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, यानी बाध्यकारी होते हैं, आपको मानने ही पड़ेंगे। यदि आप खुश नहीं हैं निर्णय से एनजीटी के से, तो आपको निर्णय आने के ही 90 दिनों के भीतर एंड विद इन 90 डेज यू हैव टू फाइल अ अपील इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपील दाखिल करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के खिलाफ एनजीटी के थ्रू अपील को सुन सकता है पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, बाकी एक बात और ध्यान रखें कि एनजीटी का, इसका मतलब है कि एनजीटी का जो स्टेटस है वो हाई कोर्ट के बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनजीटी के खिलाफ अगर कोई निर्णय के खिलाफ अगर कोई अपील दायर की गई है, वो हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती, वो कहाँ की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब है कि एनजीटी का स्टेटस एक्चुअल में किसके बराबर हो गया, फिर हाई कोर्ट के बराबर हो गया ना। चलिए अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फैक्ट की बात क्या है, जो एनजीटी है, एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बंधा हुआ नहीं है। यानी जब एनजीटी की कार्रवाई होगी या प्रोसीडिंग्स होगी, तो उसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। जनरली जो ट्रिब्यूनल होते हैं, वो ट्रिब्यूनल यानी जो न्यायाधिकरण होते हैं, उनको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सीसीपी फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मुख्य रूप से कोर्ट में यानी न्यायालयों में ही फॉलो किया जाता है। यानी सिविल केस से संबंधित सुनने का जो प्रक्रिया है, 1908 में उसके संबंधित एक ये कोड बनाया गया था सिविल प्रोसीजर से संबंधित। तो कोर्ट होते हैं तो सिविल मामलों में इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती। सेम एनजीटी के मामले में भी है, एनजीटी को भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन एनजीटी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करेगा, यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर काम करेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत ऐसा तीसरा देश है जहां पर्यावरण से संबंधित अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, एनजीटी अलग से बनाया गया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, फिर इंडिया में बनाया गया। ये बात ध्यान रखने वाली है। और अक्टूबर 2010 में इसके जो पहले चेयरपर्सन बनाए गए थे, पहले चेयरपर्सन वो थे लोकेश्वर सिंह पंत। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे इनका जो चित्र बना, ये पहला फ़ोटो इन्हीं का है, लोकेश्वर सिंह पंत का ही है। हालांकि इनको जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सॉरी है इस बात के लिए। ठीक है, इस जस्टिस एल.एस. पंत के बाद जो फर्स्ट इसके चेयरमैन थे, फिर उसके बाद स्वतंत्र कुमार बने जो इसके सेकंड चेयरमैन थे। फिलहाल इसके जो अब चेयरमैन हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल, जो इनके थर्ड चेयरमैन हैं एनजीटी के। और वर्तमान में भी कौन है चेयरमैन? आदर्श कुमार गोयल ही हैं। यानी ये एल.एस. पंत हैं, ये स्वतंत्र कुमार हैं, जस्टिस स्वतंत्र कुमार, और ये जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। यानी तीनों ही कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज ही होंगे ना, क्योंकि तभी कोई व्यक्ति चेयरमैन बन सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि क्या होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, क्या होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, क्या था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन केस, इंडिया में कैसे ये कनेक्ट है, क्यों एनजीटी घेरे में आ गया, एनजीटी क्या है, कहाँ से काम करता है, कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, किन किन कानूनों के अधीन सुन सकता है, इसके खिलाफ हम अपील दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इन सब बातों को हम लोगों ने जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।